तमाशा। रूपाली ने बिना रुके सीधा बोल दिया, आज के बाद मेरी सैलरी में से एक भी हिस्सा इस घर में नहीं आएगा। जितना लेना था ले लिया आप लोगों ने। अब बस। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। पति सौरभ अखबार पढ़ते पढ़ते रुक गया और ससुर किशोर जी ने चश्मा नीचे खिसका कर रूपाली को ऐसे देखा जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। बिमला देवी ने कप टेबल पर जोर से रखा और ताने भरे अंदाज में बोली, बहुत जल्दी अपने रंग दिखा दिए बहू। अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ इस घर में आए हुए और अब कमाई अपनी हो गई। रूपाली हंसी, लेकिन वह हंसी ताने से भी ज़्यादा चुभने वाली थी और बोली, कमाई मेरी शुरू से ही मेरी थी मम्मी जी। बस मैंने ही आपको अपना समझकर दे दी थी, लेकिन आपने उसे अपना समझ लिया और मुझे पूरी तरह कंगाल बना दिया एक एक चीज़ के लिए। सौरभ ने धीरे से बीच में बोलने की कोशिश की, रूपाली क्या कर रही हो? सुबह सुबह तमाशा मत बनाओ। लेकिन रूपाली आज रुकने वाली नहीं थी। उसने सीधा सौरभ की तरफ देखा और कहा, तमाशा आज नहीं बन रहा है सौरभ। तमाशा तो तब से बन रहा है जब से मेरी हर महीने की पूरी सैलरी आपकी मम्मी के हाथ में जा रही है और मुझे अपने ही पैसों के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। यह घर है या बैंक जहाँ मैं सिर्फ पैसे जमा करने के लिए रखी गई हूँ। बिमला देवी गुस्से में खड़ी हो गई और चिल्लाकर बोली, तो क्या गलत किया हमने? इस घर में रह रही हो, खाना खा रही हो, हमारी इज्जत पहन रही हो तो खर्चा भी दोगी। रूपाली ने बिना डरे जवाब दिया, खर्चा देना और पूरी कमाई छीन लेना दोनों में अलग अलग चीज़ें होती हैं। मम्मी जी, मैंने कभी मना नहीं किया घर चलाने में मदद करने के लिए, लेकिन आपने तो मुझे खुद के खर्चे के लिए भी सोचने लायक नहीं छोड़ा। एक एक चीज़ के लिए मुझे हाथ फैलाना पड़ता है, लेकिन कभी कभी हाथ फैलाने के बाद भी नहीं मिलती। ससुर किशोर जी ने भारी आवाज़ में कहा, बहू यह घर ऐसे ही चलता है। सबकी कमाई एक जगह आती है तभी परिवार बनता है। रूपाली ने उनकी बात काट दी और बोली, परिवार तब बनता है जब सबको इज्जत मिले। जब बहू को नौकरानी और एटीएम मशीन समझा जाए तो वह परिवार नहीं होता। सौरभ अब पूरी तरह बेचैन हो चुका था। उसने रूपाली का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रूपाली ने झटक दिया और बोली, आज फैसला होगा सौरभ, या तो मैं अपनी कमाई खुद संभालूंगी या फिर मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अब मैं हर महीने अपनी मेहनत का हिसाब देने वाली नहीं हूँ। अब मैं अपना खर्चा खुद चलाऊंगी। बिमला देवी तिलमिला गई और ताने मारते हुए बोली, अच्छा तो अब अपने मायके वालों की तरह रहने का शौक़ चढ़ गया है। वही सिखा रहे हैं ना यह सब? रूपाली की आंखें लाल हो गई, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में पहले से भी ज़्यादा ठंडी थी और बोली, मायके वालों ने कम से कम मुझे अपनी मेहनत की इज्जत करना सिखाया है। यहाँ तो बस छीनना ही सीख आ गया है। 1 साल से मैंने अपनी हर खुशी दबा कर दी, लेकिन अपने लिए एक कपड़ा तक बिना सोचे नहीं खरीदा, क्योंकि पहले आपको देना ज़रूरी होता है। लेकिन अब बस, अब और नहीं। सौरभ ने गुस्से में आकर कहा, बहुत हो गया रूपाली, यह घर है तुम्हारा ऑफिस नहीं जहाँ तुम नियम बनाओगी। रूपाली ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ठीक कह रहे हो तुम, यह घर है, लेकिन मैं भी इस घर की सदस्य हूँ, कोई नौकर नहीं। और आज के बाद मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में ही रहेगी। मैं घर का खर्च दूंगी, लेकिन उतना जितना सही होगा। पूरी ज़िंदगी की कमाई नहीं कि पहले दे दूं और उसके बाद दर दर की ठोकरें खाती रहूं।
एक एक चीज़ लेने के लिए भीख मांगूं। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने सबकी आवाज़ ही छीन ली हो। विमला देवी का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और सौरभ पहली बार समझ नहीं पा रहा था कि वह अपनी माँ का साथ दे या अपनी पत्नी का। लेकिन रूपाली आज पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने साफ शब्दों में कह दिया, अब या तो इज्जत के साथ रहूँगी या बिल्कुल नहीं रहूँगी। और उसके इस एक फैसले ने पूरे घर की नींव हिला दी। रूपाली की बात ख़त्म होते ही विमला देवी ने अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए ऐसा ताना मारा जैसे आग में घी पड़ गया हो और बोली, अभी तक हम चुप थे तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम सिर पर चढ़ जाओगी। इस घर में बहुएं ऐसे नियम नहीं बनाती, समझी? रूपाली ने बिना नज़र झुकाए सीधे जवाब दिया, नियम नहीं बनाती तो क्या गुलामी करते हैं? क्योंकि पिछले 1 साल से तो मैंने वही किया है। सौरभ और पूरी तरह चिढ़ चुका था। उसने गुस्से में आकर रूपाली की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, तुम अपनी हद पार कर रही हो रूपाली। मम्मी से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? रूपाली ने उसकी उंगली अपने हाथ के नीचे रखते हुए कहा, हिम्मत तब नहीं हुई थी सौरभ जब हर महीने अपनी पूरी सैलरी चुपचाप दे देती थी। आज बस सच बोल दिया तो हिम्मत दिखने लगी। और इतने टाइम से जो मेरे साथ हो रहा था वह नहीं दिखा तुम्हें? किशोर जी ने कुर्सी से उठते हुए कड़क आवाज़ में कहा, अगर इतना ही बुरा लगता है तो मत रहो इस घर में। दरवाज़ा खुला है, जा सकती हो अभी के अभी। पूरे घर में जैसे करंट दौड़ गया। लेकिन रूपाली के चेहरे पर एक पल के लिए भी डर नहीं आया। उसने शांत लेकिन चुभती आवाज़ में कहा, जाने की धमकी मुझे मत दीजिए पापा जी, क्योंकि जाने का फैसला अगर मैंने ले लिया तो वापस आने का कोई सवाल ही नहीं होगा। विमला देवी ने तिलमिलाकर कहा, बहुत घमंड आ गया है तुझे अपनी सैलरी नौकरी पर। याद रखना, कल को यह नौकरी भी नहीं रहेगी, तब समझ आएगा घर क्या होता है, घर के लोग क्या होते हैं। अब रूपाली क्या करेगी, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।